वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की जब बात करें बेटा, तो आपने अपने फाउंडेशन में थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने अपने अकाउंट्स में थोड़ा सा पार्ट पढ़ा होता है जो कि किससे रिलेटेड है, वो थोड़ा सा पार्ट आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है कि साहब कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज आपने वहां पे पढ़ी होती है। कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ा होता है कि कॉस्ट शीट क्या होता है, बस इसके अलावा आपने वहां पे कुछ भी नहीं पढ़ा। अब बात ये आती है कि सर अब हम जब इंटरमीडिएट में आ चुके बेटा, वहां पे आपका केवल जो पोर्शन था वो पोर्शन था 20 मार्क्स का, लेकिन अब जब हम यहां पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा टोटल 150 मार्क्स, टोटल जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो 150 मार्क्स स्कोर करेगा। इस 150 मार्क्स में से जो आपके 100 मार्क्स है वो ग्रुप नंबर 1 में होंगे और 50 मार्क्स आपके ग्रुप नंबर 2 में होंगे। यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपका पेपर नंबर 8 के नाम से। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 में एक आएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पे भी ये आपके 50 मार्क्स का आएगा जो कि आपका पेपर नंबर 10 होगा। अभी जो हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, हम ये वाला पोर्शन पढ़ने की बात कर रहे हैं जो कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप नंबर 1 का पेपर नंबर 8, ग्रुप नंबर 1 का पेपर नंबर 8, ये आपके लिए पूरे के पूरे 100 मार्क्स स्कोर करता है। और बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, पूरे सीएमए का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, जिसमें 100 आउट ऑफ 100। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो बेटा, लास्ट अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर चुकी है, तो ये हमारे सामने एक प्रूवन चीज है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है कि इस पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। सर क्या वो अपनी ही क्लास की स्टूडेंट है? यस बेटा, वो अपनी ही क्लास की स्टूडेंट है, उसका नाम है कनिष्का गुप्ता, जो कि अब फाइनल में है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं कि आपको इस पूरे पेपर को इतना अच्छे से पढ़ना है कि आप अपने दिमाग में ये रखें कि इस पेपर में तो हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, कम से कम तो सर हम 90 तो लाएंगे ही लाएंगे, हमारे दिमाग में वो 100 आउट ऑफ 100 होगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सर हमारा सिलेबस कंटेंट क्या क्या होगा? सर हमारा इस पेपर का सिलेबस कंटेंट क्या क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8, पूरे 100 मार्क्स का ये हमारे लिए पेपर है, पूरे के पूरे 100 मार्क्स का। चलिए
सर इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है? मैंने कहा बेटा इसका जो पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। सर 4 पार्ट्स कौन कौन से? पहला पार्ट बेटा, पहला पार्ट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट कौन कौन से, मतलब कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती है जो कॉस्ट में इंक्लूड होगी, आप किन किन चीजों से मिलके कॉस्ट बनाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहली चीज मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले आप ढूंढेंगे साहब मटेरियल की कॉस्ट। दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको लेबर कॉस्ट भी कहते हैं, इसको वेजेज की कॉस्ट भी कहते हैं। तीसरा जो आपका काम है वो है साहब ओवरहेड कॉस्ट, मतलब मटेरियल का कितना पैसा लगा, लेबर का कितना पैसा लगा, ऊपर के कितने खर्चे लगे। और एक छोटी सी चीज जो हम और कहते हैं आजकल, जिसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं? जो अदर देन मटेरियल, अदर देन लेबर, उनके अलावा भी और कई डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं अगर अलग से बता दिए जाए तो, वरना ये तीनों में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए पहले अलग से नहीं बताते थे, लेकिन आजकल फिर भी इसको थोड़ा सा अलग से बताने लग गए हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें। सर ये जो आपने 4 टॉपिक लिखे हैं, इन चारों टॉपिक्स का वेटेज कितना है? बेटा इन चारों टॉपिक्स का जो वेटेज है वो वेटेज है 20 to 25 मार्क्स। एग्जाम में 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 4 टॉपिक से, और बेसिकली इस टॉपिक का नाम है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। समझ गए? क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए इसके आगे बात करते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बाद हमारे पास आता है बेटा मेथड्स ऑफ कॉस्ट। ये लीजिए सब कि कॉस्टिंग, जो अपन किसी प्रोडक्ट की आप कॉस्टिंग करते हैं वो कौन कौन से मेथड से। अब बेटा अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में एलिमेंट यही होंगे, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ऊपर के खर्चे लगेंगे, लगेगा यही वाली चीज, लेकिन प्रोसेस अलग अलग हो सकती है। तो हमने कहा साहब सबसे पहले आपको पढ़ना है, आपने अलग अलग ये नाम पढ़े थे फाउंडेशन में, अब आपको उनमें कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है बैच कॉस्टिंग, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साहब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये लीजिए साहब, ये 6 तरह की कॉस्टिंग आपको पढ़नी है। सिंपल सी बात है, 6 चैप्टर आपको पढ़नी है। बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये जो 6 चैप्टर है
ये 6 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। सर इन 6 चैप्टर का वेटेज कितना होगा? इन 6 चैप्टर का वेटेज होगा 30 मार्क्स का। इन 6 चैप्टर्स का वेटेज होगा 30 मार्क्स का। ठीक है सर, इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? सर इन 6 चैप्टर के बाद में हमें क्या पढ़ना है? इन 6 चैप्टर के बाद में आपको पढ़ना है बेटा, जिन्हें आप कहते हो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। सर ये तो कॉस्ट का एलिमेंट है, ये कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का तरीका है। फिर टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, मैंने कहा हाँ बेटा टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 2 मार्जिनल कॉस्टिंग, और चैप्टर नंबर 3 बजट एंड बजट कंट्रोल। तो ये देखिए 3 चैप्टर। सर इन तीनों चैप्टर का वेटेज कितना है? मैंने कहा बेटा इन तीनों चैप्टर का वेटेज भी अलग से डिसाइडेड है। कितना वेटेज डिसाइडेड है? 30 मार्क्स। सर क्या इसमें से एक्चुअल में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? हाँ बेटा इसमें से एक्चुअल में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चलिए सर, सर इसके बाद में भी और कुछ पढ़ना बचेगा क्या? हाँ बेटा बचेगा, थोड़ा सा पार्ट और पढ़ना बचेगा। तो ये कहते हैं सर क्या बचेगा? मैंने कहा पॉइंट नंबर 1, इसे आप वैसे लिखिए, इंट्रोडक्शन एंड कॉस्ट शीट। सर क्या ये वही वाली चीज है जो आप फाउंडेशन में पढ़ के आए थे? हाँ बेटा ये वही वाली चीज है जो आप फाउंडेशन में पढ़ के आए थे। यहां दोबारा से लिखी हुई है एज ए रिपीटेशन, कि आपको दोबारा से वो चीज याद दिला दी जाए। ठीक है, फिर ये कहता है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। सर ये क्या है? इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। आप मेरी बात नहीं समझे पहले। अब दूसरा आपको ये कहता है क्या कॉस्टिंग का मतलब हमेशा प्लस माइनस करना ही होता है क्या कैलकुलेटर में, या फिर उस डेटा को रिकॉर्ड भी करना पड़ता है? जैसे अकाउंट्स में भी हम प्लस माइनस भी करते हैं, फिर हम अकाउंट्स भी बनाते हैं, तो क्या वैसे ही अकाउंट्स हमें कॉस्टिंग में भी बनाने पड़ते हैं? हाँ बेटा वैसे ही अकाउंट्स आपको कॉस्टिंग में भी बनाने पड़ते हैं। अब बात यह आती है कि सर जब काम कर रहे हैं तो अकाउंट्स में भी अकाउंट्स बनाते हैं, कॉस्टिंग में भी अकाउंट्स बनाते हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या दोनों के अकाउंट्स अलग अलग बनाए जाएंगे या दोनों के अकाउंट्स एक साथ ही बना दिए जाएंगे? तो उसी बात को बोलते हैं बेटा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हमने कहा कि साहब अगर आप उनके अकाउंट्स एक साथ बनाते हैं तो वो इंटीग्रेटेड कहलाएंगे, आप अलग अलग भी बना सकते हैं तो वो नॉन इंटीग्रेटेड कहलाएंगे। ठीक है साहब, और इसके बाद सर कुछ थ्योरी वाली चीजें आ जाती है, कुछ थ्योरी, बेसिक थ्योरी जो हमें पढ़नी है। सर ये सारा मिला के कितने मार्क्स का होता है? बेटा ये सारा पोर्शन मिला के 50 मार्क्स का
होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा सिलेबस है वो पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस बन जाता है। मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको सिलेबस में कोई कंफ्यूजन है क्या? जो हमारा नो सर। सिलेबस कंटेंट है, क्या सिलेबस कंटेंट में आपको कोई भी कंफ्यूजन है? नो सर। पक्का? सिलेबस में सर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो अब हम हमारा एक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर से हम इस सारी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज कि साहब ये मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, ये मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है ना? ये आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको नोट्स में ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल और केवल समझने का काम करना है। जो आपके पास नोट्स आएंगे उन नोट्स में आपको एवरीथिंग रिटन होगी, सब कुछ लिखा हुआ होगा। केवल आपको नोट क्या करना है, जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें, जब भी हम किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर करें, तो आपको वो आंसर नोट डाउन करना है। उसके अलावा आपको नोटिंग वाला कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम थियरी की बात कर रहे हैं तो थियरी भी आपको लिखी हुई मिलेगी। जहां पे लिखनी होगी वहां पे मैं आपको खुद कहूंगा कि ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। बाकी आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। आप एडिशनल में कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उस बात की कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बेटा अपने पास अपन एक बेसिक चीज मान के चले कि सर ये कॉस्टिंग वाला काम हम करते क्यों? जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो हम ये कॉस्टिंग वाला काम करते ही क्यों? तो बेटा कॉस्टिंग के काम करने के दो रीजन। एक तो हम चाहते हैं कि बेटा हमेशा प्रोडक्ट को बेचने से ही प्रॉफिट बढ़ता जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे पैसा ज्यादा लग रहा है तो उस लगने वाले पैसे को सेव करके भी, कॉस्ट को कम करके भी हम हमारे प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, सर अगर हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी तो हम उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचना है, कैसे उसकी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग को भी ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजिकल डिसीजन लेना और प्रॉफिट्स के बढ़ाने के लिए हम कॉस्टिंग का काम करते हैं। सर अब बात बताइए, एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोल बोल बोल, मैं वापस बात करूँ यार, कोई अर्जेंट है तो बोल क्लास में। ठीक ठीक, हाँ बोलो। तो मैंने ये कहा कि साहब हम जो हैं, हम जो मटेरियल, मैंने आपको एक वर्ड बोला मटेरियल। इस मटेरियल वर्ड का मतलब क्या है? क्या मटेरियल का मतलब आप रॉ मटेरियल समझते हैं, या मटेरियल का मतलब आप फिनिश्ड गुड समझते हैं? क्या मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल है, या मटेरियल का मतलब फिनिश्ड गुड्स है? सर रॉ मटेरियल। मटेरियल का मतलब है बेटा रॉ मटेरियल। एक बात बताओ बेटा, सर आप रॉ मटेरियल की अकाउंटिंग करके क्या कर लेंगे? सर आप रॉ मटेरियल की अकाउंटिंग करके आप कॉस्ट कैसे कम कर लेंगे? आप कहते हैं सर आपके हाथ में ये जो मार्कर है, क्या आप इसकी अकाउंटिंग करने से इसमें कम प्लास्टिक लग जाएगा? नहीं सर। क्या आपके अकाउंटिंग करने से आपको कोई सस्ता दे देगा? नो सर।
क्या आप इसकी सस्ती क्वालिटी लगा देंगे? नो सर। नहीं लगा सकते। सर ये सारी चीजें तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब कर देगी, और अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर हमें मटेरियल की अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैंने कहा बेटा मटेरियल में भी आप पैसा बचा सकते हो। सर कैसे बचा सकते हैं? मैंने कहा अभी देखते हैं। बेटा आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने अपने पड़ोस में या आपके घर में या आपके आसपास में कोई ग्रोसरी वाली शॉप देखी है यस सर। जिसमें चाय चीनी साबुन सब वगैरह सामान मिलता है? यस सर। यस सर। सर देखिए, बिल्कुल देखिए। अब मुझे आप एक चीज बताइए, क्या आप कभी उस दुकान पे से शुगर खरीदने गए हैं, चीनी खरीदने? हाँ सर गए हैं। यस सर। अब वेरी गुड, गए हैं सर। अब चलो, अब मैं मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है, वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा। बेटा मैं मानता हूं कि आप सुबह 6 बजे तो नहीं उठते होंगे, या सुबह 5 बजे तो नहीं उठते होंगे, नहीं उठते ना? नो सर। नहीं उठते, लेकिन मम्मी तो उठ जाती है, घर में कोई ना कोई तो उठ जाता है। यस। अब मान लो सुबह सुबह उन्हें चाय पीनी है और घर पे चीनी नहीं है, तो साहब किसको जगाया जाएगा चीनी लाने के लिए? सर हमें। हमें ही जगाया जाएगा। अगर हमें चीनी लाने जगाया गया तो सबसे पहली बात तो हमें उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। जाना तो पड़ेगा ही, थोड़ी देर बाद हमको भी तो चाय पीनी है या कॉफी पीनी है। ठीक हाँ है, सर सही है। उठ गए और चीनी लाने चले भी गए, उठ भी गए और चीनी लाने चले भी गए। अब चीनी लाने कहां जाओगे? क्या जो बहुत दूर सी दुकान है, या जो आपके सामने दुकान है जिस दुकान से आप सारा सामान लेके आते हो उस दुकान पे जाओगे? सर जहाँ से सामान लाते हैं वहां से। जहां से सामान लाते हैं उस दुकान पे चले जाएंगे। उस दुकान पे जाएंगे और जाके कहेंगे भैया चीनी दे दो, यही कहेंगे। यस सर। अब पता चला उसी दुकान के बराबर में एक दुकान और भी है। अब वो दुकानदार हमेशा क्या सोचता होगा, यार इस घर पे से ये इस दुकान वाले के बहुत मजे हैं, इस घर वालों को जब भी कोई सामान चाहिए होता है ये सीधे इस दुकान पे आते हैं, ना कोई रेट पूछते हैं ना कुछ और करते हैं, भैया ये सामान दे दो, कितने पैसे हैं, ये पैसे दे जाते हैं, या फिर पैसे पापा दे देंगे, पापा दे जाते हैं, बात खत्म। ऐसा ही होता है। ये मेरे पास तो कभी आते ही नहीं है, वो भी ऐसा सोचता होगा, जनरली ऐसा सोचते हैं दूसरा दुकानदार। यस सर। अब एक बात बताओ, आप जिस दुकान पे गए, आज आपको, पहले तो आप ऐसे नींदों में तो गए थे, और जब आप वहां पहुंचे तो पहुंचते ही पता चला कि साहब वहां पे तो उसने कहा भैया आज तो चीनी है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? पास वाली अपने दुकान। घर वाला अपने घर वाला मम्मी वाला गुस्सा पहले तो किस पे निकालेंगे? दुकान वाले पे। दुकान वाले पे। भैया यार आप क्या दुकान चलाते हो, आपके पास चीनी नहीं मिलती, ये तो सबसे जरूरी चीज है, ये तो पहली चीज है, हम तो सारा सामान आपसे ही लेने आते हैं, अब हम कहाँ जाएं, ये जाएं वो जाएं। डन, ऐसा ही होता है। यस सर। अब मैंने कहा साहब, वो सामने वाला दुकानदार बड़ा खुश हो गया, वो उसके चेहरे पे एक चमक दिखाई दे रही है कि आज तो क्या करेंगे, आज तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। अब आप जाते जाते उस पुरानी दुकान वाले को पूछते हो भैया ये तो बता दो चीनी के भाव क्या चल रहे हैं? ठीक है, वो कहता है 40 रुपीज पर केजी। डन। अब आप चीनी लाने कहा गए, क्या चीनी बिना लिए घर चले जाओगे या उस दूसरी दुकान पे जाके लाओगे? सर दूसरी दुकान से लेंगे। दूसरी दुकान पे जाके चीनी लाओगे। आप उस दुकान पे जाओगे, जाते ही आप वो कहेंगे हाँ भैया चीनी चाहिए आपको, क्योंकि उसने तो सारी बातें सुनी है। उसने तो सारी बातें सुनी है। वो कहते हैं हाँ, हम कहते हैं हाँ भैया चीनी चाहिए। भैया चीनी क्या भाव है?
वो आपको क्या भाव बताएगा? क्या 2 रुपए ज्यादा लेगा या 2 रुपए कम लेगा? सर कम। देखो, अगर वो एक प्रोफेशनल दुकानदार है, वो एक अच्छा दुकानदार है, वो फ्यूचर के बारे में सोचने वाला है, तो वो आपको 2 रुपए क्या बताएगा? 2 रुपए कम बताएगा। और साथ में जितनी देर आपकी चीनी तोलता रहेगा ना, वेट करता रहेगा, उतनी देर बड़बड़ाता रहेगा, बोलता रहेगा, भैया पता नहीं, मैंने आपके पापा को भी इतनी बार कह दिया, आपकी मम्मी को भी इतनी बार कह दिया, वो उसी दुकान पे जाते हैं, उसके पास सामान भी नहीं मिलता है, वो रेट भी आपसे ज्यादा लेता है, फिर भी मेरे पास नहीं आते हैं। देखो मेरे पास अच्छी चीनी मिलती है, हमेशा मिलती है, मेरी रेट भी कम होती है। और भैया आप, सबसे बड़ी बात, आप क्यों आए सुबह सुबह उठ के? मुझे फोन कर देते, मैं भिजवा देता घर पे। ये लो साहब। अब बताओ, आप घर पे जाके मम्मी को क्या कहोगे? जल्दी से बताओ। सर उस दुकानदार से सामान लेने के लिए। उससे लेना तो मम्मी, ये जो आप जिस दुकानदार से सामान लेते हो ना, वो तो फालतू है, खराब है, उसके बाद सामान हाँ ही नहीं सर। मिलता है, वो अपने से पैसे भी ज्यादा लेता है। इस वाले दुकानदार से सामान लाया करो, ये पैसे भी कम लेता है, सामान भी अच्छा देता है, और एक और सबसे अच्छी बात, आप सबसे ज्यादा खुश तो उसी बात से हुए थे, आपको लाने की जरूरत नहीं है, मम्मी आप तो फोन कर दिया करो, वो घर पे ही भिजवा देगा। ये लो साहब। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप उस पुरानी वाली शॉप से सामान लेना बंद कर दोगे? कर देंगे। सिचुएशन तो यही है। और उस पुरानी वाली दुकानदार से आपने सामान लेना क्यों बंद किया? रीजन बताओ मेरे को। उसके पास सामान ही नहीं रहता सर टाइम पे। उसके पास सामान, उसकी केवल एक ही गलती थी, और उसकी कोई गलती ही नहीं है, और गलतियों का तो आपको पता ही नहीं चलता। अगर आपको जाते ही उसके यहाँ पे चीनी मिल जाती, तो वो चाहे 40 रुपीज ले रहे हैं, चाहे वो 42 ले रहे हैं, आप दिमाग ही नहीं लगाते, आप उसे पैसे देते, चीनी लेते और घर वापस चले जाते। यही होता। यस ये सर। प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम इसलिए आई कि उसके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं था। मतलब अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो क्या आपके यहाँ पे कभी स्टॉक खत्म होना चाहिए? क्या स्टॉक खत्म होने की वजह से क्या कभी आपका कस्टमर दूसरी शॉप पे जाना चाहिए? नो सर। नो सर। और अगर वो शॉप पे, दूसरी शॉप पे वो कस्टमर जाता है, तो क्या आप ये मानोगे कि वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा? नो सर। अगर दूसरी शॉपकीपर वाला अच्छा है ना, तो वो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा, ये बात आप भूल जाएंगे वो दोबारा। तो इसका मतलब मेरे पास कभी भी स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साहब, मुझे एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा? मुझे अपना रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना पड़ेगा। सर रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मैंने कहा जब आपके पास सामान खत्म होने लगे, तो आप खत्म होने के बाद में क्यों ऑर्डर करते हो? जब आपके पास थोड़ा सा सामान बच जाए, तभी सामान के लिए ऑर्डर कर दिया करो, कि जब तक आपका पुराना वाला सामान खत्म हो, तब तक आपके पास नया सामान दोबारा आ जाए, जिससे कि आपका कोई भी कस्टमर बिना सामान के ना जाए। या अगर आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आपका लेबर कभी भी ये कह के ना बैठा रहे, सर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मैं काम कहां से करूं? तो इसका मतलब आपके पास मटेरियल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और खत्म नहीं होना चाहिए, ये कहां से डिसाइड करोगे? इसके लिए आपको रीऑर्डर लेवल सेट करना पड़ेगा। तो हमारी पहली चीज क्या है? देखो, ये फायदा मटेरियल की वजह से ही हो रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर आपके पास मटेरियल कभी खत्म नहीं होगा, तो आपको कभी फ्यूचर में ये वाला नुकसान तो नहीं होगा। पक्का? हाँ यस जी। सर। चलो, तो अब मेरी बात समझिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कहानी पूरी समझ ली?
इसी कहानी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे आंसर बताइएगा। अपन आंसर से क्या बनाएंगे, हम आंसर से रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बनाएंगे कि रीऑर्डर लेवल एक्चुअल में होता क्या। ठीक है, फिर आपको कभी आप उस फॉर्मूले को जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते। चलिए मैं आपको कहता हूं वही दुकान, अब वो दुकान वाला सोचता है कि यार ये तो कस्टमर चला गया, अब तो मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि और कोई कस्टमर ना जाए। तो उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि उसके यहां पे डेली, मैं डेली की बात कर रहा हूं, मिनिमम से मिनिमम 5 केजी शुगर सेल होती है। कम से कम कितने केजी के ग्राहक आते हैं, कम से कम 5 कितने kg सर। ग्राहक आते हैं, 5 किलो के। और उसके यहाँ पे एक दिन में मैक्सिमम कितनी चीनी सेल हो सकती है, उसने पुराने रिकॉर्ड देखे, कम से कम 5 किलो, ज्यादा से ज्यादा। सर रीऑर्डर में अपने अब ये पढ़ेंगे क्या कि कितने अमाउंट का अपने को रीऑर्डर करना है? हाँ अभी देखो मैं आ रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट में, दोबारा से आएंगे। पहले तो मेरा एग्जांपल समझो, तुम्हारा काम केवल केवल एग्जांपल समझना है। ठीक है, कम से कम 5 किलो, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो। ठीक है, यस सर। फिर वो सोचा कि एक बार जब ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर का डिलीवरी टाइम, ऑर्डर का डिलीवरी टाइम, ऑर्डर का डिलीवरी टाइम क्या है। वो बोला मिनिमम 2 डेज है, मैक्सिमम 4 डेज, सॉरी मैक्सिमम 5 डेज, मिनिमम 2 डेज है और मैक्सिमम 5 डेज है। चलिए सर, अब आप मुझे एक बात बताइए कि उसे कब दोबारा ऑर्डर, कितना माल, कितनी चीनी उसके पास बची हुई हो, तब उसे दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए कि उसके पास कभी भी चीनी खत्म ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चीनी का स्टॉक उसके पास कभी भी खत्म ना हो। सोचिए, दिमाग लगाइए। मैंने कहा एक दिन में कम से कम 5 किलो के ग्राहक आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो के ग्राहक आते हैं। माल आने में कम से कम 2 दिन लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगते हैं। सोचिए, सर एक कितनी बार वापस चीनी बता बची दो। हुई हो तो वो दोबारा ऑर्डर कर देगा। सर 5 किलो चीनी बची है ना, तब फिर से अच्छा कर देना। 5 किलो चीनी बची हुई हो तो दोबारा ऑर्डर कर दे। यस। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरे पास अभी अभी 5 किलो चीनी बची है। अब मैं अपने होलसेलर को फोन करता हूँ, भैया चीनी और भेज दो। ठीक है, वो कहता है भेज दूंगा साहब। अब चीनी आने में कम से कम टाइम भी लगे तो कितना टाइम लगेगा, 2 दिन। 2 दिन। और आज तुम्हारे पास कम से कम कितने के ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे, 5 2 kg दिन के। लगेगा। तो 5 किलो तो आज के ग्राहक तो गए, उनको तो सामान दे दिया। तो अब एक बात बताओ, कल जो ग्राहक आएगा उसको क्या दोगे। उसको वेट करने का ही होगा सर, और तो क्या है। नहीं रहेगी। फिर एक बात बताओ, मान लो आज 50 किलो के ग्राहक आ गए, तब क्या करोगे। तुम्हें थोड़ी ना पता है 5 किलो के आएंगे, 5 किलो तो कम से कम है। यस सर। तो क्या मना करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। और कुछ सोचो, फिर बताओ। चलो 5 किलो तो गलत आंसर हो गया। 50 का आधा कर लेते हैं, 25 किलो में अच्छा कर देंगे। 50 किलो मान लेते हैं, चलो 50 किलो की बात करते हैं। तुमने 50 किलो चीनी रख ली और तुम्हारे पास पूरे 50 किलो के ग्राहक आज ही आ गए, तो कल क्या करोगे।
ऐसे तो फिर आ डिसाइड सकते हैं ना, आ तो सकते हैं। तुम्हारे पास, तुमने पहले भी देख रखा है कि ऐसे भी दिन है जब 50 किलो के ग्राहक आए थे। आ तो सकते हैं। आ तो यस सकते सर। हैं। मैंने तो ये कहा ना कि भाई आपको ऐसा सिचुएशन सोचनी है जब कुछ भी हो जाए आपके पास खत्म नहीं होना चाहिए। तो चलो 50 किलो भी गलत आंसर हो गया। तो डिलीवरी वाले टाइम तो कह देंगे कि हाँ, अगले 10 किलो और भिजवा देना। क्या करें? सर 100 केजी मंगवा सकते हैं। 100 अच्छा, केजी 100 मतलब। के मंगवानी कितनी है वो बात नहीं कर रहा मैं। तो ये बात कर रहा हूँ हाँ हाँ कब सर, मंगवानी रख है, सकते मतलब हैं। कितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है तब आप मंगवाओगे। मंगवानी कितनी है वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी तो यस हम सर। बात कर रहे हैं कब मंगवाए, री ऑर्डर लेवल, मतलब कब दोबारा ऑर्डर करना है। चलो आप कह रहे हो 100 किलो, मैंने 100 कहा केजी ठीक पे। है मान लिया। अब आज आपके पास आ गए 50 किलो के ग्राहक, कल भी आपके पास आ गए 50 किलो के ग्राहक, आपका 100 किलो खत्म। लेकिन इस बार चीनी नहीं आई, क्योंकि चीनी आने में 5 दिन तक का टाइम लग सकता है। अब क्या करोगे, तीसरे दिन क्या करोगे भाई? मेरी दुकान पे चीनी है क्या सर, और भी होगा और सामान लो। लेकिन चीनी खरीदने तो आएगा ना, हमें तो आंसर तो किसी ना किसी एक प्रोडक्ट के लिए लेना है ना। हमारा रॉ मटेरियल चीनी है, तुम तो ये मान लो। क्या पता सर, आप ही बताओ फिर। सर चलो 250 टू 300 रख सकते 250 हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 250। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए तो कितने के ग्राहक आ सकते हैं एक दिन में? 50 केजी। 50 पे। 50 किलो। और उसके बाद मुझे ये भी बताओ कि अगर चीनी आने में ज्यादा से ज्यादा दिन लग जाए, उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। 5 दिन। तो अगर मैं आप कहता हूं कि जब आपके पास 250 किलो चीनी बचती है, उस टाइम आप अगर ऑर्डर कर दोगे, तो क्या आप कोई ऐसी सिचुएशन बना के दिखा सकते हो क्या जब आपके पास चीनी खत्म हो जाए? नो सर। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? मैंने कहा भाई एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, बोले कितने? सर 50 किलो के आ सकते हैं। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में चीनी आ सकती है? बोले 5 दिन में। मैंने कहा तुम तो ये मान लो 500 दिन ही 50-50 किलो के कस्टमर आ जाएंगे, तो भी कितनी चीनी लगेगी? 250। तो वो तो आपके पास पड़ी है। और 5वें दिन के लास्ट में तो एनी हाउ आपके पास माल आ ही जाएगा। तो जब आपके पास आ जाएगा, इसका मतलब क्या आपका कोई भी कस्टमर वापस जाएगा? नो फिर सर। एक बार नहीं जाएगा। इसका मतलब बेटा रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए? रीऑर्डर लेवल होना चाहिए 250। क्या आप मुझे बता सकते हो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बना? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बना मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। अब ये कंजम्पशन, अगर टाइम आपको डे में दिया हुआ है तो ये कंजम्पशन डे में आएगा, वीक में दिया हुआ है तो वीक में आएगा, और मंथ में दिया हुआ है तो मंथ में। यहाँ डिलीवरी टाइम डे में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, और मंथ में भी हो सकता है। सर इस फॉर्मूले को याद, मैंने कहा अब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ मुझे अब याद रखने की कभी जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। आपको तो केवल इतना ढूंढना है, मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम। आप कहोगे मुझे ज्यादा डिटेल मत दो, मुझे तो ये बताओ मैक्सिमम टाइम कितना काम में आता है और मैक्सिमम टाइम कितना है, मेरा आंसर बता दूंगा मैं। और तो क्या डेटा दे रखा है क्या नहीं दे रखा, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम, आपको तो केवल इतना सा ध्यान रखना है, मैक्सिमम को मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया शॉर्ट में इसको बोलते हैं ROL आ जाएगा। तो सर बताना, मतलब 250 का रीऑर्डर करेंगे क्या अपने? नहीं नहीं नहीं, 250 के लेवल पे रीऑर्डर करेंगे। जब हमारे पास 250 किलो चीनी बची हुई होगी ना, तब हाँ। हम और चीनी मंगवाने के लिए ऑर्डर कर देंगे। अच्छा अच्छा। ये है रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है कि हम कितना क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, ये तो है हम कब मंगवा रहे हैं। अब देखो
रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कब मंगवाना है। हिंदी में समझे तो रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कब मंगवाना है। समझ गए? ओके सर। पक्का? यस सर। चलो मतलब हमारे पास 250 किलो अगर वो चीनी होगी जब अपने मंगवाएंगे। हाँ, उस टाइम भाई होलसेलर को फोन कर देंगे, भैया चीनी और भेज दो। ठीक है, हमारे पास चीनी खत्म होने वाली है, चीनी और भेज दो। डन? डन सर। अब वो पूछेगा कितनी भेजूं, ये भी तो पूछेगा कितनी भेजें। यस सर। तो सेकंड डिसीजन क्या है? सेकंड डिसीजन है साहब कितना मंगवाना है। सही बात है। यस सर। अब यस सर। कितना मंगवाना है ये कैसे डिसाइड करें? सर कितना ही मंगवा लो, क्या फर्क पड़ता है, 500 मंगा लो, 700 मंगा लो, 1000 किलो मंगा लो, बहुत है। क्यों ऐसे ही बोलोगे यस या उसका कोई रूल होना चाहिए? सर उससे क्या फायदा नुकसान हो सकता है? क्या कम या ज्यादा मंगवाने से कोई फायदा नुकसान हो सकता है क्या? रेट की बात नहीं कर रहा। हो सकता है सर, सर। खराब हो सकता है। या हाँ, फिर शॉर्टेज पड़ तो सकती है बोले सर। सर ये बात तो हो गई, रीऑर्डर लेवल को हटा सकता हूं, यस सर। तो रीऑर्डर लेवल को हटा देते हैं। अब क्या चाहिए? अब ये चाहिए कितना मंगवाना है। अब कितना मंगवाना है ये कैसे डिसाइड करेंगे? चलो अभी डिसाइड करते हैं। एक बात बताओ, माल को मंगवाने से परचेज कॉस्ट लगेगी, तो वो तो लगेगी, उसकी बात तो साइड में रखें, क्योंकि वो तो आप चाहे थोड़ा थोड़ा करके मंगाओ चाहे एक साथ मंगाओ, दोनों जगह लगेगी, और हमने मान ली कि उसकी रेट से। ठीक है, फिर हमने कहा मान लो और कौन सी कॉस्ट लगेगी? एक तो लगेगी बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब वो आदमी आपके यहां माल भेजता है तो एक गाड़ी में डाल के भेजेगा। अब वो कहता है, आप उसे फोन करते हैं, उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो आपका बिल बनाता है, माल भेजता है, तो वो कहता है एक बार माल भिजवाने पे मेरे 100 रुपए लगेंगे। अब आप चाहे 100 किलो मंगवाओ, आप चाहे 50 किलो मंगाओ, चाहे आप 1000 किलो मंगाओ, एक बार का किराया कितना लगता है गाड़ी का? 100। 100। तो अब आप अगर 1000 किलो एक साथ ही मंगा लोगे तो भी 100 लगा, आपने 100 किलो मंगवाई तो भी 100 लग गया। मतलब आप 1000 किलो मंगाओगे तो आपका 10 बार लग जाएगा ये किराया। अगर आप 100 किलो करके मंगाओगे तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। यस सर। तो अगर आप ज्यादा माल एक साथ मंगवाते हो तो आपकी ये कॉस्ट कम हो जाती है, और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। पहला काम। फिर एक दूसरी कॉस्ट और होती है, उस कॉस्ट को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, या फिर उसे बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। जो अभी अभी जवाब दिया, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। आपने 1000 2000 5000 किलो माल एक साथ मंगा लिया। अब मंगवाने के बाद आपको सबसे पहले तो ये बताओ, अगर आप 1000 किलो माल मंगवाते हो और वो बिक जाता है तो दोबारा मंगवाते हो, वो बिक जाता है तो दोबारा मंगवाते हो, तो आपको जो जगह चाहिए वो कितनी बड़ी चाहिएगी? मैं तो कहता हूं 1000 किलो माल मंगवाते हैं तो 1500 किलो की जगह रख लो, बस बहुत है। क्यों? यस सर। लेकिन अगर आप 5000 किलो मंगवाओगे तो आपको कितनी बड़ी जगह चाहिए? 5500 5,500। जितनी। साढ़े तो पाँच। जितनी बड़ी जगह लोगे उतना बड़ा किराया ज्यादा लगेगा जगह का। यस सर। यस सर। वहां पे अब आप जितनी बड़ी जगह लोगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी उतनी बड़ी जगह पे करोगे, यस सर। यस सर। आप सफाई भी उतनी बड़ी जगह की कराओगे, यस तो सर। आपके जगह का किराया मतलब आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है, फिर
बेटा 1000 किलो माल मंगवाते हो, मान लो आपका माल 20 रुपए किलो आता है, तो आपको कितने रुपए चाहिए? 20,000। 20,000। फिर जब बिक जाएगा तो दोबारा मंगवा लोगे, बिक जाएगा तो दोबारा मंगवा लोगे, मतलब आपको कितने रुपए चाहिए? 20,000 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5,000 किलो माल एक साथ मंगवाओगे तो आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो वरना अगर आप 20,000 रुपए में आपका काम चला रहे हो तो 20,000 में चल गया। अगर आप 1,00,000 रुपए का माल मंगवा रहे हो तो आपके जेब से 1,00,000 लग गए। वरना आप उस 80,000 रुपए को बैंक में जमा करा दोगे और उस 80,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपकी वो कमाई रुक गई उधर से, क्योंकि वरना आप बैंक में से निकाल के आपको माल वाले को पैसे देने पड़ेंगे। यस सर। तो ज्यादा माल मंगवाओगे तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और कम माल मंगवाओगे तो आपकी सेविंग हो जाएगी। मतलब देखो ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। ये कह रहा है कि अगर आपका ऑर्डर का साइज बड़ा होगा तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगेगी? कम। कम लगेगी। अगर आप ज्यादा माल एक साथ मंगाओगे तो आपको कम ऑर्डर करने पड़ेंगे, और कम ऑर्डर करने पड़ेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी। लेकिन ज्यादा माल मंगाओगे तो केयरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, अब ज्यादा माल मंगाया तो ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा, तो कुछ खराब भी हो सकता है, तो ये वाली कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। इसी तरह मैंने बोला मान लो आपका ऑर्डर साइज छोटा होगा तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी ये वाली कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। इसका मतलब आपको क्या ढूंढना है? इसका मतलब आपको एक ऐसा लेवल ढूंढना है जिस लेवल पे ये भी कम रहे और ये भी कम रहे। कम रहे मतलब दोनों ही कॉस्ट क्या रहे? मिनिमम। उसके बाद इस मिनिमम लेवल से आगे बढ़ते हो तो एक कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, दूसरी कम होने लग जाती है, या दूसरी कम होने लग जाती है, एक बढ़ने लग जाती है। तो आपको ऐसा लेवल ढूंढना है जिस लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम रहे और जिस लेवल पे कैरिंग कॉस्ट भी कम रहे। क्लियर? यस सर। यस तो सर। सर उसका कोई नाम होता है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा, उसका नाम होता है, और उसका नाम हो सकता है आपने कभी ना कभी सुना भी हो। क्या कोई बता सकता है? उसका नाम होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट में उसे बोलते हैं EOQ। इकोनॉमिक का मतलब, इकोनॉमिक का मतलब कम से कम, सर ये ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कम से कम कॉस्ट में होने वाली ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी। ये आपको EOQ क्या जवाब देता है? EOQ आपको जवाब देता है किस बात का? कि साहब कितना ऑर्डर करना है एक बार में। EOQ आपको बताता है कि एक बार में आपको कितना ऑर्डर करना है। सर इसका फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा EOQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2AO अपॉन C। 2AO अपॉन C, सॉरी 2AO अपॉन C। फॉर्मूला आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, केवल लिखना नहीं है, समझ लो। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड का मतलब समझते हो? पूरे साल में आपके यहाँ पे कितने कस्टमर आने वाले हैं, जो आपकी रेगुलर डिमांड है उसके हिसाब से। ये आपको कैसे पता लगानी है? यूनिट्स में या फिर किलो में। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट है पर ऑर्डर।
एक ऑर्डर पे कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगने वाली है। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट पे एक साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कितना माल मंगवाना चाहिए एक बार में वो पता चलेगा। तो इसकी डिटेल, इस फॉर्मूले को डिटेल से हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज हमने ये केवल क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है। आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे बेटा, आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स एट 11 o'clock। आप दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम थैंक यू एफए सर। की क्लास के लिए मिलते हैं 11 o'clock। बाय बाय। यस सर, बाय।